खुद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। आप ये बताएं कि जो ये पंचतीर्थ वाली जो योजना जो मोदी साहब ने जब वो देश के प्रधानमंत्री बने और तब उन्होंने इसको एग्जीक्यूट करने का फैसला किया कि जो भी 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए हों, उनको जो है एक तरह से तीर्थ के तौर पर जो है विकसित किया जाए। एक दो जगह कुछ था भी स्मारक के तौर पे, लेकिन बहुत छोटे छोटे थे। इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज ढंग से हर जगह जो है उसको परिमार्जित किया। कई जगह तो नए सिरे से सारा का सारा हुआ। इससे जो है किस तरह की मैसेजिंग गई देश और दुनिया में? हम सब जानते हैं कि खास करके जो कांग्रेस पार्टी थी वो पहले से ही बाबा साहब को लेकर एक उनके प्रति एक कटु भाव, पूर्वग्रह, द्वेष, वो सब था। चुनाव हरवाने का काम किया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है कि कांग्रेस वालों ने मुझे गद्दार कहा, राष्ट्रघाती कहा, राक्षस कहा, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ने लिखा है। तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति एक द्वेष भाव था। तो 56 में जब 6 दिसंबर को उनका देहावसान हुआ, तब से लेकर 90 में खास करके मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट आई, तब तक बाबा साहब का इस देश में कोई स्मारक नहीं था, कोई नाम लेने के लिए हिम्मत नहीं थी। उस समय मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट थी, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने जहाँ जन्म स्थान है बाबा साहब का, महू जी, वहाँ पर स्मारक बनाने की योजना उन्होंने बनाई, मगर थोड़े समय में ही राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया कांग्रेस सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने। तो वो बाद में जब दोबारा सरकार बनी भाजपा की, उस समय वो दोबारा कार्य शुरू हुआ। तो ऐसे छोटे थे, मगर पूरे भारतवर्ष में हम एक अर्थ में इस राष्ट्र के संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनका कोई ऐसा ना तो कोई ऐसा नाम लेने के लिए कोई बड़ा स्मारक था, ऐसा कोई था ही नहीं। मगर जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर मोदी साहब के हृदय में एक अनोखा, एक अद्वितीय ऐसा भक्ति भाव है। तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो पंच तीर्थ बोलते हैं, ऐसे एक के बाद एक, जैसे उनका जो जन्म स्थान है महू, उसे भव्य बनाने का उन्होंने संकल्प जाहिर किया। उसी तरह जहाँ बाबा साहब का देहावसान हुआ 26 अलीपुर रोड पर, वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया। वो स्मारक मैं हर एक को कहता हूँ कि आपको एक बार वो स्मारक देखना चाहिए। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाने का एक कार्य शुरू हुआ। उसी तरह जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार हुए चैत्य भूमि मुंबई में, वहाँ पर एक भव्य स्मारक, यहाँ तक कि जहाँ पर रहकर लंदन में पढ़ाई की, उसको में वही वो जो 5वां है जी, 5वां वो लंदन में वो जहाँ पढ़े थे, जहाँ से उन्होंने सब डिग्रियाँ ली, तो वो भव्य। साथ साथ ये इतना ही नहीं कि ये सिर्फ स्मारक रहेगा, साथ साथ यहाँ से जो पढ़ने वाले युवा दलित जाएंगे उनके लिए भी एक स्मारक खुला रहेगा। तो ये एक अर्थ में एक भव्य दिव्य बनाने का जो संकल्प मोदी साहब ने लिया, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े, ये मुझे लगता है कि ये जो आज की पीढ़ी है और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत बड़ा, ये 5 जो तीर्थ है वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्थली बनने वाले हैं। किशोर भाई, आप बचपन में जब पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले धोलका में, जब वो संघ के प्रचारक थे, विभाग प्रचारक थे यहाँ तक कि, और आज जबकि आप खुद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री और 2014 से लगातार, इस पूरे पीरियड को अगर हम बात करें 70s से लेकर आज हम 2025 में बैठ के ये बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर अगर इनके हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें पिछले 10 साल से 2014 से जब से सरकार में है मोदी जी, जो दलित समाज है उसके उत्थान के लिए जो कार्य किए गए हैं, और
जो ओवरऑल आप स्थिति पाते हैं पिछले 5 दशक में, वह जो है कितनी जो है सकारात्मक हुई है, जिसमें कि समरसता जो है या जो इंटीग्रेशन हम कहते हैं, जिसमें कि जीवन के हर क्षेत्र में जो अवसर हैं उसकी समानता को इंश्योर करने में, और ख़ास तौर पे मोदी सरकार की तरफ से जो कार्य किए गए हैं उसको आप कितना इफेक्टिव मानते हैं? तो एक मैंने जैसे कहा ना कि बहुत कम मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है कि उनके विचारों और कार्यों में, व्यवहार में एक समानता होती है। बाल्यावस्था से लेकर आज तक वो मोदी साहब में दिखाई देती कि एक समानता दिखाई देती है। बचपन पे उनका जो कमिटमेंट था वो आज प्रधानमंत्री हैं तब भी दिखाई देता है। और साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया, आज उसका 75 वर्ष की यात्रा चल रही है, तो उसमें चौथा खंड है मार्गदर्शक सिद्धांत। तो जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो हमें मतलब जो सत्ता पर बैठे हुए हैं उनके लिए एक बाबा साहब आम्बेडकर ने तो तीसरा और चौथा जो ये खंड है उसे संविधान की आत्मा कहा है। तो एक अर्थ में ये मार्गदर्शक सिद्धांत है, वो एक आत्मा है संविधान का। उसमें जो सत्ता पर बैठे जो लोग हैं उसे किस प्रकार से लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए इस प्रकार का दिशा दिया है। उसमें मतलब आदेश नहीं दिया है, उसमें सत्ता पर बैठे लोगों के विवेक पर छोड़ दिया है लोक कल्याण के कार्यों को। तो मुझे लगता है कि ये जो संविधान की जो आत्मा है मार्गदर्शक सिद्धांत, उसको 100% इम्प्लीमेंट मोदी साहब कर रहे हैं कि लोक कल्याण जो है, लोक कल्याण को उन्होंने व्यवहार में लाया। उनकी सभी योजनाओं में हमें लोक कल्याण दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री थे तब भी और आज भी। तो मुझे लगता है कि एक अर्थ में बाबा साहब आम्बेडकर का जो कोई सपना था कि जो ये पीड़ित समाज है, दलित समाज है, वो सशक्त बने, वो आगे बढ़े, शिक्षा के तौर पर हो या उद्योग के तौर पर हो, छोटे मोटे कारोबार के तौर पे हो, सभी क्षेत्रों में वो हमें दिखाई देता है।